कामयाबी, 500 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, मोरे कस्बे से मिली ड्रग्स। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के अब तक 23 मामले, मुंबई में भी मिले ओमिक्रॉन के 2 नए संक्रमित, 10 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट का इंतजार। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में हमारे साथ देश के कोने कोने से हमारे रिपोर्टर्स और संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं, जो बताते हैं कि आज पूरे दिन भर में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा। और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है चंडीगढ़ से। ईशा, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो आज क्या कुछ पूरे पंजाब में आज खबरों के लिहाज से महत्वपूर्ण और बड़ा रहेगा? जी बिल्कुल, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो देखिए, जो पंजाब के चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के गजेंद्र शेखावत, वो चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं और माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी तरफ से कल ही अपनी नई पार्टी का औपचारिक ऐलान किया गया है, उनके साथ आज आगामी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा जो बीजेपी के पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष हैं अश्वनी शर्मा, उनकी तरफ से एक प्रेस वार्ता की जाएगी और अपनी चुनावी रणनीति का खुलासा करेंगे। और आज शाम माना जा रहा है कि दोपहर बाद जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं। वहां पर वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उसके तुरंत बाद वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं सीटों को लेकर आगामी औपचारिकताएं जो हैं उसकी घोषणा भी की जा सकती है कि 117 विधानसभा सीटों में से बीजेपी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस कितनी सीटों पर, और साथ ही साथ जो शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक है वो कितनी सीटों पर। वहीं दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आज पंजाब पहुंच चुके हैं। अमृतसर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने गंभीर आरोप लगाया पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर। उनका आरोप है कि जो पंजाब में चमकौर साहिब की अगर बात करें, जो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का अपना हलका है, वहां पर अवैध तरीके से रेत खनन हो रहा है। तो ऐसे में संलिप्तता के गंभीर आरोप मुख्यमंत्री पर ही लगा दिए गए हैं। ऐसे में अब देखना होगा जिस तरीके के ये गंभीर आरोप लगातार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर लगा रहे हैं, तो ऐसे में वो अपनी क्या सफाई देते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का यही कहना है कि जिस तरीके से अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है, रेत माफिया हैं, वो पंजाब कैबिनेट में, चन्नी कैबिनेट में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं उसके सरगना मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं। ये गंभीर आरोप आज अरविंद केजरीवाल ने लगाया है और इसके साथ इस वक्त वो जालंधर के करतारपुर में पहुंच चुके हैं, जहां पर महिलाओं का एक कार्यक्रम है। जो चुनावी गारंटी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को लेकर दी है कि अगर 2022 में उनकी सरकार आती है तो 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एससी कम्युनिटी को लेकर 2 बजे होशियारपुर में वो एक बड़ा चुनावी गारंटी को लेकर ऐलान कर सकते हैं। और तीसरी बड़ी खबर देखिए, जिस तरीके से पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस हाईकमान ने हटाया, गांधी परिवार ने हटाया और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर प्रधान की पद दे दी जाती है तो कांग्रेस की कलह थम जाएगी। लेकिन कांग्रेस की कलह चरम पर आ चुकी है। कल जिस तरीके से कांग्रेस हाईकमान की तरफ से एक सूची जारी की गई, जिसमें पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, उसमें मैनिफेस्टो कमेटी का जिसे चेयरमैन बनाया गया है वो राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा हैं और सुनील जाखड़ जिन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा कोऑर्डिनेट कमेटी का जिन्हें चेयरपर्सन बनाया गया है वो अंबिका सोनी है और स्क्रीनिंग कमेटी का जिसे चेयरमैन बनाया गया है वो अजय माकन है। ये चारों वो नेता हैं जिनकी आपस में ही नहीं बनती है। जो अंतरकला है वो काफी चरम पे इस वक्त पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रताप सिंह बाजवा की,
वो राज्यसभा सांसद हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में थे और ऐसा माना जा रहा था कि वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने इसमें दखल दिया, उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। लेकिन अब प्रताप सिंह बाजवा कादिया पहुंच चुके हैं अपने हलके में और उनका कहना है कि वो जो पंजाब विधानसभा चुनाव है वो कादिया से लड़ेंगे और उनके जो छोटे भाई हैं फतेह सिंह बाजवा, उनका कहना है कि वो हल्का उनका है तो कादिया से वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, दोनों भाइयों में जंग अब तेज हो चुकी है और दोनों ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो ऐसा कहना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के जो कांग्रेस की अंदरूनी अंतरकला है वो थम चुकी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इन तमाम महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों पर लगातार अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे ईशा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और हमारे संवाददाता उत्पल सेन गुप्ता हमारे साथ छत्तीसगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की अगर उत्पल बात करें तो क्या कुछ आज खबरों के लिहाज से बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, दरअसल छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी कि सीएएफ के एक जवान ने एक वीडियो पोस्ट की है जो वायरल हो गई है, जिसके बाद प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल यानी कि सीएएफ के एक जवान ने, जो कि हवलदार है, उन्होंने खाने तो भोजन की क्वालिटी को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया। दरअसल जो मेस में टिफिन आती है उसको खोल के उन्होंने जो दाल है उसकी तरी के बारे में लिखा है कि ये एक गर्म पानी की तरह है, जिसको कि अधिकारी के अपने घर में इस तरीके की भोजन खाते होंगे। जिसके बाद ये वीडियो को रविवार को पोस्ट की, जिसके 2 दिन में वायरल हो गई। जिसके बाद ये उच्च अधिकारियों तक पहुंची, जिसके बाद डीजीपी अशोक जुनेजा ने वहां के आईजी सीएएफ के आईजी को जांच के निर्देश दे दिए। ये पूरा जो वाकया है ये काफी चौंकाने वाला मामला है कि जो हमारे देश के जवान है, इस तरीके से भोजन उनको मेस में मिल रही है। दूसरी खबर की अगर बात करूं, दूसरी खबर हमारी ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट है उससे जुड़ी हुई है। दरअसल ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसके लिए प्रदेश सरकार ने नई रणनीति बनाई है। पहले विदेश से आने वाले लोगों को ट्रेस किया जा रहा था, उनकी निगरानी की जा रही थी, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था। लेकिन अब जिन हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं देश के, वहाँ पे जिन राज्यों में ज्यादा कोरोना के और तीसरी लहर के उसके साथ ही ओमिक्रॉन के वेरिएंट दिखे जा रहे हैं, वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं प्रदेश में उनको भी निगरानी रखी जा रही है, उन्हें भी क्वारंटाइन। ठीक उत्पल, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। अब सीधा रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से, हमारे संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जो ज्यादा जानकारी हमें देंगे। प्रदीप, आज खबरों के लिहाज से यूपी में क्या कुछ खास और क्या कुछ बड़ा रहेगा? देखिए मनीषा, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 64 विधानसभाओं को और करीब करीब 176 गांव को और 40 ऐसे कस्बे हैं जिनको एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे हूं। फर्टिलाइजर के लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कुछ ही देर बाद जो है पहुंचेंगे। और ये जो फर्टिलाइजर है ये 27 वर्षों से राजनीति का शिकार था। तमाम सरकारें आई लेकिन किसी ने इसकी सुधि नहीं ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार चुनाव लड़ा था बनारस से, तो बनारस के बाद सीधे गोरखपुर जनसभा में उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम इस फैक्ट्री को चलाएंगे। और देखिए दूसरे सत्र में उन्होंने इस फैक्ट्री का लोकार्पण जो है आज सुनिश्चित किया है। कहीं ना कहीं से ये जो आज का माहौल है, उत्सव है, वो देखने के लायक है। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकती हैं दूर दूर से, बहुत दूर दूर से जो है लोग कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, वो इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, सुनने के लिए आ रही है। तो कहीं ना कहीं से जो एक बहुत लंबा इंतजार था उत्तर प्रदेश में, जो विपक्षियों ने जिस फर्टिलाइजर को राजनीति का शिकार बना दिया था, उस फर्टिलाइजर को आज सीएम योगी के सौजन्य से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौजन्य से लोकार्पण जो है होने का समय हो गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो एम्स में आज जो है 9 ऐसे लैब हैं, अत्याधुनिक लैब, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री वर्चुअली करेंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में भी एक बड़ी सौगात देंगे। और इन खबरों के बाद अगर उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की बात करें मनीषा, तो निश्चित रूप से जो काफ़ी समय तक एक कद्दावर नेता माने जाते थे हरिशंकर तिवारी, जिन्होंने सरकार कोई भी रही हो वहाँ पर जो है वो मंत्रिमंडल में जरूर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से बसपा के खेमे में रहे हैं। अब बसपा ने उनको कल उनके परिवार के, उनके साले को, उनके दोनों बेटों को निष्कासित किया है। अब ये सूत्र जो है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब वो समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। एक बड़ा कुनबा जो है उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये माना जाता है तिवारी परिवार। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरी खबर जो है वो कांग्रेस से जुड़ी हुई है।
है मोना मिश्रा आज जो है कांग्रेस मुख्यालय पर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं चुनाव वर्किंग कमेटी को लेकर। तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश का माहौल आज जो है राजनीतिक मामलों में गर्म है। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज गिफ्ट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, पूरी उत्तर प्रदेश को, उस मामले में भी लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है। जी निश्चित तौर पर, यानी कि प्रदीप, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ये किसी खास दिन से या फिर किसी विशेष दिन से कम नहीं है। बहरहाल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और इसी के साथ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए अब बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां होंगे भारतीय धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान और परंपरा के अनेक रंग। श्रीमद् भगवद गीता के उद्भव दिवस के उपलक्ष्य में गीता के उत्पत्ति स्थल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी तट तथा अन्य तीर्थों के दर्शन के साक्षी बन सकते हैं। इस महोत्सव में हरियाणा सरकार की ओर से आप सादर आमंत्रित हैं। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। मैं चरणवीर सिंह चन्नी ईश्वर की सौंच चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा। नहीं जरिया गया जिन्हां तो उन्हां कई पापड़ वेले ने हथ मसले बैठे रहे मौके दी तलाश च जो पहला भी वेले सी ते हुण भी वेले ने। उन्हां कोई तां हील हुज्जत करनी होई, कुछ तां करिए जिस नाल होवे बदखोई। असीं कम्मां च लगे रहे, कम्मां दा हिस्सा बनदे रहे। तो अज इस शुभ दिन ते तुहानू नौकरियां दित्तियां जा रही हैं। मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद देना। 2 किलोवाट तक जिन्हां दा कनैक्शन है उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਮਾਫ। ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੋੜਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਤਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆ, ਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਖਸ਼ਣੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਮਲਦੇ ਰਹੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਏ ਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ।
ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਖਣਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ। या अल्लाह चन्नी दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पूछ लो। मैं भी कहता हूँ या अल्लाह पाक हमारे चन्नी साहब को दोबारा चीफ मिनिस्टर बना, दुनिया की कोई ताकत हरा ना सके। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ 7 ਤੋਂ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਵਾਉਣ, ਹੁਣ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਨੀ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੜਿਆ ਰਹਾਂਗਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। मैं गरीब हो सकता है, गरीब परिवार जो हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं है। जो भी मसले है ये जड़ा ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हथ पिया ना, ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਚੰਨੀ ਕਰਦਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਰਖ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗਾ। ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲੇ ਐ। ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੋਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੱਲ ਕਰ ਦੋ। ਐਸੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ संवाददाता विवेक दीक्षित दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, आज दिल्ली की अगर बात करें तो आज पूरे राज्य में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा रहेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं, आज देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो अपने दर्शकों को बता देना चाहूंगा महत्वपूर्ण 3 खबरें हैं। पहली खबर की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसदीय दल की जो बैठक बुलाई थी। हालांकि ये बैठक हर मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार की जो बैठक थी, सत्र के बाद की बैठक, ये महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे देखा जाता है इसको पहले तो इसके क्योंकि कोविड को देखते हुए कहीं ना कहीं कोविड का प्रोटोकॉल का ही पालन करना था, क्योंकि ये जो बैठक होती थी बाल कॉरिडोर में होती थी, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसको प्रोटोकॉल को देखते हुए, कोविड को देखते हुए, क्योंकि सांसदों की संख्या ज्यादा थी, उसको देखते हुए ये भीमराव अंबेडकर सेंटर में रखी गई है। इसमें आज नरेंद्र मोदी अपने जीत का मंत्र देंगे, सांसदों को समझाएंगे कि केंद्र सरकार किस तरह की नीतियों पे काम कर रही है। अपने अपने जगह पे जाके जो जहाँ के सांसद है वहां पे लोगों को जाके जागरूक करें, सरकार की नीतियों के बारे में बताएं। और इसमें कई मुद्दे भी है, उसमें चर्चा हो सकती है, क्योंकि 12 जो सांसद निलंबित किए गए थे विपक्षी, तो उनकी भी चर्चा हो सकती है। आज इसमें अगर हम बात करें किसानों की भी चर्चा हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर की बात करें, दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से कमर कस ली, क्योंकि कोविड पे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिस तरीके से पिछले साल कोविड में जो चूक हुई थी, कोरोना काल में जो चूक हुई थी, वो चूक अब आगे नहीं होने देंगे। क्योंकि उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने ऑक्सीजन की व्यवस्था पहले से कर ली है, दिल्ली सरकार ने, और बेडों की व्यवस्था पहले से कर ली है। अगर हम बात करें 32 तरह की दवाइयों को भी इंतजाम कर लिया गया है। तो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार देख रही है कि उनको जिस तरीके से पिछली बार जो चूक हुई थी वो ना होने पाए। और अगर हम तीसरी खबर की बड़ी बात करें तो आज तीसरी खबर बड़ी ये है कि आज 11 बजे किसानों की मीटिंग होनी है। संयुक्त किसान मोर्चा जो सिंगू बॉर्डर की उनकी मीटिंग होगी। यानी दिल्ली सरकार ओमिक्रॉन को लेकर बेहद एक्टिव और सक्रिय है। बहरहाल आप इन सारी महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार अपनी नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। उत्तराखंड चलते हैं। उत्तराखंड में हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, आज उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? देखिए मनीषा, आज सबसे पहली खबर यह है कि जिस प्रकार से जो है अब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियां जो हैं अब तैयारियों में जुटी हुई है। साथ ही अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश भी लगातार जो है पार्टी की ओर से जो है वो किया जा रहा है। वहीं आज जो है कांग्रेस की ओर से कांग्रेस में जो है कई विपक्षी पार्टियां जो हैं वो आज शामिल हो सकती है। कई दल जो है, दल के नेता जो है आज कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार 22 के चुनाव को देखते हुए जो है लगातार दल बदल का दौर जो जिस प्रकार से शुरू हुआ है और
पार्टियों में शामिल होने का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि भाजपा में जो है कई दिनों से जो है इस तरीके से जो है दल बदल का दौर शुरू है, लेकिन अब कांग्रेस भी जो है जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जो नेता हैं वो उनको जो है अपने दलों में शामिल जो है वो कर रहे हैं। आज माना जा रहा है कि यूकेडी के कई सारे नेता जो है वो कांग्रेस में शामिल होंगे। बसपा और सपा के कई नेता जो हैं वो आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि आज काफी संख्या में जो है कांग्रेस जो है अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश में लगातार जिस प्रकार से जुटी हुई है, और कांग्रेस लगातार जिस प्रकार से आह्वान भी कर रही थी कि जो भी जो है कांग्रेस में अगर शामिल होना चाहता है तो उसका जो है वो स्वागत है। तो आज कई दल जो है के नेता जो है कांग्रेस में शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10 बजे के करीब जिस प्रकार से सशस्त्र झंडा दिवस के मौके पर जो भविष्य खेल मौसम में जो है अभी देहरादून के परेड ग्राउंड पर पहुंचे थे, वहां पर जो है योग टीचरों ने जो है आज सीएम का जो है वो घेराव किया है। जिस प्रकार से वो लगातार लंबे समय से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और नियमित की मांग जो है वो कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है योग टीचरों की जो है वो नियुक्ति जो है प्रदेश में किया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस प्रकार से योग को जो है पर अपनी नजर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट और जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं झारखंड का, जहां से हमारे संवाददाता सूरज कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, झारखंड में आज क्या कुछ बड़ा रहेगा, क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा? अगर बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर संताल निकल चुके हैं। कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री साहेबगंज जिले के बरहेट के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के बोगराडीह में वो परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। सरकार की तरफ से एक योजनाएं चलाई जा रही है, आपके अधिकारी आपके सरकार आपके द्वार के तहत इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री ग्रामीणों के बीच में करोड़ों रुपए के परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसके अलावा फिर मुख्यमंत्री कल यानी उनके जो गृह नगरी दुमका में भी इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर मुख्यमंत्री ग्रामीणों के साथ रूबरू होंगे और दुमका में भी वो करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। तो जाहिर तौर पर ये मुख्यमंत्री के 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है संताल का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अगर दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आपने देखा कि उत्तम आनंद जो धनबाद जज की जो मौत का जो मामला है अभी तक सुलझता नजर नहीं आ रहा। इसी मामले को लेकर सीआईडी की टीम फिर दोबारा जो 2 आरोपी को गिरफ्तार किए हैं, लखन और राहुल, उसके साथ फिर से सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी और इसी के दरमियान सीबीआई की टीम ने दोनों आरोपियों को फिर से गुजरात ले गई है और गुजरात में तकरीबन 29 तारीख यानी 29 दिसंबर तक लगातार उसके साथ पूछताछ करेगी। पुलिस के द्वारा सीबीआई की तरफ से रिमांड पर लिया गया है। इसके बाद उनका नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि उत्तम आनंद मौत का मामले की जो गुत्थी है अब तक सुलझ नहीं पाई है। कहीं ना कहीं ये जो पहलू है वो काफी बिगड़ता जा रहा है। लेकिन चाहे वो कोर्ट की बात हो या फिर प्रशासन की बात हो, जो मेन आरोपी है इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं आई। तो ये कह सकते हैं कि सीबीआई के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब ये देखना कि 29 तारीख के रिमांड के बाद क्या कुछ हाथ लग सकता है पूछताछ के बाद, ये काफी महत्वपूर्ण और ये महत्वपूर्ण। ठीक सूरज, अपनी नजर लगातार इन महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार बनाकर रखिएगा। आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद सूरज आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। हमारी संवाददाता हरियाणा से एमी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। एमी, अगर हरियाणा की बात करें तो आज कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर आज नेटवर्क 10 की नजर बनी रहेगी? जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगी हरियाणा रोडवेज की अगर हम बात करें तो कोरोना काल में हरियाणा रोडवेज को 1800 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ था, जिसके चलते अब रोडवेज अधिकारी हैं वो काफी सजग नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन और कोरोना के दोबारा से केसेस आ रहे हैं तो उसके चलते हम अपने पूरे अधिकारियों को, चाहे वो परिचालक हो या चालक हो, उनको पूरा प्रोटोकॉल बताया जाएगा कि कोरोना के चलते आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब वहाँ पे सवारी आती हैं तो सवारियों को अलग अलग बिठाया जाएगा, उस सीट से एक सीट छोड़कर उनको बैठने की हिदायत दी गई है। साथ ही मूलचंद शर्मा जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने भी अपने अधिकारियों की बैठक लेनी शुरू कर दी है, क्योंकि अब की बार पूरी तैयारी के साथ वो चाहते हैं कि ओमिक्रॉन को हम निपटे, क्योंकि ओमिक्रॉन के अगर केसेस बढ़ गए तो आने वाले समय में फिर से कोरोना जैसा माहौल बन जाएगा। और इसी के चलते यहाँ पे अनिल विज जी ने भी कहा है कि हम आला अधिकारियों को लगातार इस चीज के लिए जागरूक कर रहे हैं कि अपने अपने शहर में इस चीज को पूरा ध्यान में रखा जाए, जिससे कि आने वाले समय में इस तरह की बीमारियों को निपटा जा सके। और अगर हम दूसरी खबर मनीषा आपके सामने रखना चाहेंगे कि गुरुग्राम में अब हरियाणा सरकार द्वारा नगर निगम को हिदायत दी गई है कि साफ सफाई का काफी ध्यान रखा जाए, जिसके चलते 800 पार्कों का यहाँ सौंदर्यकरण किया जाएगा। और 800 पार्कों को सौंदर्यकरण के लिए सभी अधिकारियों को यहाँ पर हिदायत दी गई है कि आप सभी पार्कों को जाकर निरीक्षण करें कि कहाँ किस किस पार्क में किस किस चीज की सुविधा की जरूरत है, जिससे कि हमारा आने वाले समय में यहाँ पे प्रदूषण को लेकर जो हालात बने हुए थे उनसे निपटा जा सके और स्वच्छ
हवा जो लोगों को मिल सके, और प्रदूषण जब दूर होगा तो यहाँ पर काफी चीजों की जरूरत जो होती है लोगों को मिल पाएगी। और जगह जगह लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि घरों में भी वो प्लांटेशन का काम करें, जिससे कि आने वाले समय में हम लोगों को अच्छी वायु का मिल सके। और साथ ही ठीक है अमित शर्मा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में हमारे देश के कोने कोने से संवाददाता और रिपोर्टर्स जुड़े, जिन्होंने बताया कि आज पूरे दिन अलग अलग राज्य में अलग अलग जगहों पर क्या कुछ खबरों के लिहाज से महत्वपूर्ण और बड़ा रहेगा। बिलाल, इसी के साथ इस खबर रिपोर्टर लाइव के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार